Good afternoon, everyone. Up to last class, पैराबोला इस चैप्टर में अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी टेंजेंट्स की। तो टेंजेंट की इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म इज t इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax is ty is equal to x plus at square, and equation of tangent in slope form on parabola y square equal to 4ax is y equals to mx plus a by m। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि स्लोप और पैरामीटर t में जो रिलेशन है वो ये होता है कि m इंटू टी इज इक्वल टू 1। तो t के प्लेस पे 1/m लिखेंगे। तो इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है at स्क्वायर कॉमा 2at, वो अब इस टेंजेंट के लिए a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m बन जाएगा। फिर हमने नोट में लिखा था कि अगर t1 एंड t2 ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे 2 पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स पे ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट वो पॉइंट जो आया था वो था a_t1 t2 कॉमा a_t1 प्लस t2, और ये हमने gm कॉमा am इस तरह से भी नोट किया था कि x t1 और t2 जो पॉइंट्स हैं इनके x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इनके y कोऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन इस इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर अपन ने डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे कि अगर अपन को ऑन द पैराबोला कोई पॉइंट दे रखा है तब तो हम डायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से फाइंड कर सकते हैं। अगर आउटसाइड द पैराबोला कोई पॉइंट दे रखा है तो फिर हम पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, और इस वाले लाइन को जो भी क्वेश्चन है पॉइंट बता रखा है 5,7 कुछ भी जो भी है इस पॉइंट से पास कराएंगे तो m में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, m के 2 आंसर्स आ जाएंगे, तो उन दोनों से अपन को दोनों टेंजेंट की सेपरेट इक्वेशंस मिल जाएंगी। हमने एक प्रॉपर्टी नोट की थी, मतलब एक क्वेश्चन में प्रूव किया था कि पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इनके बीच का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन always subtends right angle at focus, and this property is valid for ellipse and hyperbola as well. Portion of any tangent between point of contact and directrix always subtends right angle at focus। और फिर इसी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड करके ये बोल सकते हैं कि अगर हम PQ को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाएं, ऐसे कोई सर्कल बनेगा, that circle will always pass through focus। A circle that's on PQ as diameter always passes through focus of the parabola। राइट एंगल बन रहा है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हमने ये प्रूव की थी कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन at point A, B and C on the parabola which intersect at point P, Q and R। टेंजेंट्स जो हैं वो तो ABC पॉइंट पे ड्रॉ किए हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स जो है वो ABC हैं, एंड दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ऑन P, Q and R। देन तुम लोग बताना, ध्यान है क्या तुम्हें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR होता है, या फिर बी ऑप्शन की एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज डबल ऑफ ट्राइंगल ABC। विच ऑप्शन? सेकंड वन।
वो लोग बताओ। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन करेक्ट है। हमने ये इसके लिए बोला भी ये था कि हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये जो पैराबोला के इनसाइड ट्राइंगल बन रहा है, दैट ट्राइंगल इज एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज आउटसाइड ऑफ द पैराबोला। तो एबीसी ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल है, पीक्यूआर ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल है। तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया ज्यादा होगा, तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया विल बी डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो एबीसी ऑन द पैराबोला है जिन पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, और पीक्यूआर उन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पीक्यूआर सिंस टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट है तो डेफिनेटली पैराबोला के बाहर ही लाई करेंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने यहां तक की बात कर ली थी। तो एक बार तुम लोग बताना, तुम्हें कोई पॉइंट किसी तरह का डिस्कस करना है अभी तक जो अपन ने पैराबोला पढ़ा है उसमें। यहाँ पे m इंटू टी वन कैसे बोला कि ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप तो m है, और ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप देखो m इज इक्वल टू 1/t आ रहा है। तो m इज इक्वल टू 1/t का मतलब m इंटू टी इक्वल टू 1 आ गया। m तो टेंजेंट का स्लोप है और t टेंजेंट का पैरामीटर है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसका। तो m इंटू टी इक्वल टू 1। इसका एप्लीकेशन क्या है कि ये वाली जो टेंजेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एटी स्क्वायर कॉमा 280 जो स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो फिर स्लोप फॉर्म वाले का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? स्लोप फॉर्म में आंसर इन टर्म्स ऑफ m चाहिए, तो t के प्लेस पे 1/m लिख दो। तो ये बन जाएगा a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। और कुछ पूछना है किसी को? तो पैराबोला में हमने यहाँ तक की बात तो सारी अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक और पॉइंट जो टेंजेंट पे बेस्ड है, प्रॉपर्टी है इनफैक्ट, वो अपन अब नोट कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन, शो दैट, स्टार भी लगा दिया कि ये रिजल्ट की फॉर्म में अपन को ध्यान रखना है। शो दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट ऑन पैराबोला always lies at always lies on its tangent at vertex। ये तो फर्स्ट पॉइंट है और इसी में ही एक्सटेंशन में सेकंड पॉइंट है। एंड ये प्रूव करना कि एंड इमेज ऑफ फोकस या रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस अबाउट एनी टेंजेंट lies on its directrix। तुम लोग एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम बनाना ट्राई करो। पैराबोला बनाओ, उस पे कोई भी एक टेंजेंट बना लो और इस टेंजेंट पर फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई कर रहा है।
तो हमने पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ की, और हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट चाहिए, एनी टेंजेंट का मतलब हम पैरामेट्रिक फॉर्म में वो टेंजेंट ले लेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस टेंजेंट पे अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, जो इन दिस केस वाई एक्सिस है, उस पे लाई करता है। तो अपन को प्रूव करना है अभी मैथमेटिकली कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। चलो पहले एक बार अपन पहले फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट की बात करेंगे। हाँ, स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1 प्रूव कर लेंगे। तो देखना तुम लोगों को सभी लोगों को मेथड भी समझ आ रहा है कि अपन क्या करने वाले हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। तो उसके लिए अगर हमें पी क्यू का स्लोप मिल जाए और क्यू एस का स्लोप मिल जाएगा, तो m1 m2 इक्वल टू -1 शो कर देंगे। पी क्यू और क्यू एस के स्लोप के लिए हमने कहा कि पॉइंट पी तो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में ले ही रखा है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इस टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट विद वाई एक्सिस सॉल्व करेंगे तो क्यू वाला पॉइंट आ जाएगा, और एस वाला पॉइंट फोकस है। तो हमें पी पता है, क्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, और पॉइंट एस पता है। तो पी क्यू और क्यू एस दोनों ही स्लोप पे आ जाएंगे। देखो मेथड समझ आएगा, और अगर तुम लोग प्रूव कर सकते हो तो करो। जस्ट वन मोर पॉइंट कि ये जो मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा है, इसमें ओनली ऑन पैराबोला लिखा है। इसका मतलब कि दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एवरी पैराबोला। बट अभी अपन प्रूव करने के लिए पैराबोला को स्टैंडर्ड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एज्यूम कर लेंगे। लेट द पैराबोला बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला पे टेंजेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट, सभी लोग अपने माइंड में रिवाइज करो क्या होती है इक्वेशन। पैरामेट्रिक फॉर्म में पैराबोला की टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ टी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब अगर किसी को याद नहीं है तो अभी अभी की अभी इस इक्वेशन को याद करो, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म इज टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब हमने मेथड में क्या बोला था कि इस टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट विद वाई एक्सिस सॉल्व कर लेंगे, जो क्यू हमने मार्क कर रखा है। y एक्सिस के लिए x तो 0 आ जाएगा, x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू a इंटू टी आ रहा है, तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a इंटू टी आ गए। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं कि a, 0। तो स्लोप ऑफ क्यू एस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से माइनस टी आ गया, एंड स्लोप ऑफ पी एस नहीं पी क्यू जो है उसका हम स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज पी क्यू तो टेंजेंट है, और टेंजेंट का स्लोप m इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है। हमें पहले से पता है m इंटू टी इक्वल टू 1। क्या हमने सिंस टेंजेंट की इक्वेशन लिख रखी है, तो यहां से देख के बोल सकते हैं कि स्लोप इज 1 अपॉन टी। दैट मीन्स स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ क्यू एस का वैल्यू -1 आ रहा है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है। सर वी कैन यूज स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट एज वेल। हाँ, देखो पैराबोला के केस में अगर तुम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट यूज करोगे या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट यूज करोगे तो कोई खास डिफरेंस आएगा नहीं, सेम कैलकुलेशन रहेगी, कोई कैलकुलेशन वाइज लेंथी या सिंपल नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ इलिप्स एंड इन केस ऑफ हाइपरबोला, स्लोप फॉर्म का जो टेंजेंट है उसमें प्लस माइनस वाला साइन आता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा, उसमें रूट आता है, मतलब कुल मिला के, तो रूट की वजह से
कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, तो हम फिर इलिप्स एंड हाइपरबोला वाले केस में पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट प्रेफर करेंगे। इन केस ऑफ पैराबोला दोनों से ही सेम कैलकुलेशन रहेगी, ऑल्दो स्लोप फॉर्म का हम यूज वहां भी कर सकते हैं इलिप्स हाइपरबोला में, बट कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंथी होता है। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने प्रूव किया है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के कोई से भी एक पॉइंट P पैरामेट्रिक फॉर्म में T पॉइंट पे टेंजेंट लिखा, इस टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट विद टेंजेंट एट वर्टेक्स जो इन दिस केस y एक्सिस है उसके साथ फाइंड किया, पॉइंट Q मिल गया, पॉइंट फोकस S पहले से ही पता है, तो QS का स्लोप आ गया, PQ का स्लोप का मतलब टेंजेंट का स्लोप जो T 1/T होता है, और M1 M2 इक्वल टू -1 ऑटोमेटिकली आ ही गया। तो इसका मतलब कि लाइन लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू QS। ये तो हमने फर्स्ट वाला पार्ट यानी कि यहां तक का पार्ट प्रूव कर लिया, यहां तक का। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे प्रूव कर रहा हूँ, एक बार यहां तक नोट कर लो सभी लोग। So the y-axis is that is the tangent at vertex. Now we have to prove that Q lies on y-axis. हाँ Okay, sir. we have to prove that Q lies on y. मैसेज नहीं आया ना? नहीं है, तो फिर कर बैठ के पढ़ा। we have to prove that Q lies on y axis। तो इसके लिए अपन ने एग्जैक्टली ये चीज प्रूव नहीं करी, हमने इसका इस रिजल्ट का कन्वर्स प्रूव कर लिया कि Q वाला पॉइंट फाइंड कर लिया पहले जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और फिर PQ इज परपेंडिकुलर टू QS प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट है कि हमें फोकस का टेंजेंट के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, और वो रिफ्लेक्शन लाई कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स पे, ये अपन को शो करना है। तो उसके लिए मेथड क्या कि अगर हम रिफ्लेक्टेड पॉइंट को यहां पे कुछ S डैश बोल दें अभी थोड़ी देर के लिए, तो ये वाला पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, तो ये चीज मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए बस इतना प्रूव करना है कि पॉइंट S डैश का x कोऑर्डिनेट -a है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x + a = 0, यानी कि x = -a। तो पॉइंट S डैश का x कोऑर्डिनेट -a प्रूव करना है। पॉइंट S डैश का x कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे कर सकते हैं, हमें अगर फोकस पता है, Q वाला पॉइंट पता है, यहां लिख रखा है, तो S डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बिकॉज Q इज मिड पॉइंट ऑफ S एंड S डैश। अब मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, सभी ने यहां तक नोट कर लिया सारा। हम ये बोल रहे हैं कि अब मैं उस टेंजेंट को थोड़ा सिंपल, मतलब अब पैराबोला नहीं बना रहा मैं, एक्स वाई एक्सिस भी नहीं बना रहा, तो ऐसे कोई डायग्राम है कि ये टेंजेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ मान लो फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट्स a,0 हैं, इस फोकस से जो परपेंडिकुलर आया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला पॉइंट Q आया था जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,80 आ गए थे। तो अब हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, तो S डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं कि S डैश इज रिफ्लेक्शन ऑफ S अबाउट टेंजेंट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ S एंड S डैश, तो Q वाला पॉइंट तो है 0,80 एंड S और S डैश का मिड पॉइंट a + α/2, 0 + β/2 आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू तो -a आ रही है और बीटा की वैल्यू 280 आ रही है, तो S डैश वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a, 280 आ रहा है। तो ये वाली बात प्रूव हो गई कि S डैश वाला पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है। अब इसमें एक और चीज बन जाती है, मैं भी बता रहा हूँ। तो एक बार यहाँ तक जो क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट लिखा था ना, वो तो यहाँ तक है, तो देखो ना यहाँ तक की बात क्लियर है क्या। अब इसमें जो एक और एक्स्ट्रा रिजल्ट बनता है वो क्या है, मैं अभी यहाँ पे डायग्राम से उसको बना रहा हूँ। प्रीवियस स्लाइड
अभी शो करता हूँ, एक बार सभी लोग ये वाला पेज नोट कर लो। ये डायग्राम मत बनाना, बाद में बना लेना डायग्राम, तो एक बार यहाँ तक जो लिखा है वो नोट कर लो। अब एक बार फर्स्ट वाला पेज में देख लो, एक बार ये नोट कर लो। अब देखो, मैं इस डायग्राम को और कंप्लीट कर दूं। एक बार अब डायग्राम को देखना सभी लोग कि पैराबोला में ये वाला पॉइंट तो पैराबोला का वर्टेक्स ए है 0,0। दिस पॉइंट इज फोकस, दिस पॉइंट इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि ये लाइन जो है वो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये पैराबोला का पॉइंट पी है टी, जिसके कोऑर्डिनेट्स 80² 280 होते हैं, अपन को पता ही है। अब प्रॉपर्टी क्या बन रही है जो अपन ने भी लास्ट वाला क्वेश्चन प्रूव किया है उसकी हेल्प से, कि पॉइंट एस का टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज पॉइंट क्यू, एंड पॉइंट एस का रिफ्लेक्शन जो है वो पॉइंट एम के इक्वल आता है। एम पॉइंट कौन सा है, जो पैराबोला की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पी एस इक्वल टू पी एम में अपन यूज करते हैं। तो पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आता है पॉइंट एम, वो एस डैश बन रहा है। अब हमने जो ये प्रूव किया है इसकी हेल्प से अब फर्दर प्रॉपर्टी क्या बन रही है, हम लोगों को ऑलरेडी ये तो पता ही है कि पी एस इज इक्वल टू पी एम, और पी एस इज इक्वल टू पी एम है। तो देखना ये वाली बात समझ आई क्या, कि ये मैं जो दो एंगल्स मार्क कर रहा हूं, दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंगल्स। मैं जो बोल रहा हूं कि एंगल एस पी क्यू और एंगल क्यू पी एस डैश, दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंगल्स। ये समझ आता Sir, है? sir, S and S dash should be equal, no? Angles opposite equal sides. नहीं, एस एंड एस डैश भी इक्वल होंगे, बट जो मैंने अभी एंगल्स मार्क किए हैं एंगल पॉइंट पी पे, ये दोनों भी इक्वल हैं। ये समझ आता है क्या? एस एंड, अच्छा वैसे दक्ष ने जो बोला है कि एस एंड एस डैश आर इक्वल, और हमने एक एक चीज जो मैंने डायग्राम में भी मार्क नहीं कर रखी है, मैं कर देता हूँ, कि हमने ये चीज भी प्रूव कर रखी है कि दिस इज परपेंडिकुलर। तो अगर ये राइट एंगल है, और अगर तुम दक्ष बोल रहे हो कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो फिर ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए, Yes, similar triangles. सिमिलर ट्राइंगल। और इन दिस केस अगर बोला जाए तो ट्राइंगल एस पी क्यू और ट्राइंगल एस डैश पी क्यू, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बिकॉज पी क्यू साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो पी क्यू साइड कॉमन की वजह से ये दोनों सिमिलर तो है ही, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो वी कैन से दैट कि जो पी क्यू लाइन है विच इज टेंजेंट, पी क्यू लाइन जो है वो टेंजेंट है, PQ line is angle bisector of lines PS and PM. PQ line is angle bisector of lines PS and PM. ठीक है, PS लाइन को अगर अपन कंप्लीट करें तो PS लाइन कुछ इस तरह की लाइन बन रही है, वो PS लाइन,
PS लाइन तो यहाँ पे बन रही है और PM लाइन ये वाली लाइन है। तो PS और PM, अब हम अगर मान लो पैराबोला को हटा देते हैं तो PM लाइन इस तरह से है, PS लाइन इस तरह से है, दिस पॉइंट इज P, और जो टेंजेंट है वो इस तरह से है, यहाँ पे कहीं पे Q पॉइंट है। तो टेंजेंट इज एंगल, टेंजेंट एट P is angle bisector of lines PS and PM. Further, we already know that two lines have two angles, therefore two angle bisectors, and the two angle bisectors B1 equal to 0 and B2 equal to 0 are always perpendicular to each other. तो अगर अभी ये रेड वाली लाइन एक एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं जो अभी सेकेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ येलो कलर में, जो रेड वाली लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। तो ये जो येलो वाली लाइन है, ये रेड लाइन जो कि टेंजेंट है के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि ये लाइन नॉर्मल बन गई एंड ये लाइन हम बोल रहे थे कि टेंजेंट है। तो प्रॉपर्टी ये बन जाती है कि पैराबोला के कोई भी एक पॉइंट पी पे अगर हम टेंजेंट और नॉर्मल्स ड्रॉ करें, तो वो जो दोनों लाइंस हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, दीज टू लाइंस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस PS एंड PM। ठीक है, ये अपन बाद में प्रॉपर्टी में नोट करेंगे। तो ये, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो अपन ने यहाँ पे कर लिया, और ये डेरिवेशन जो अपने लास्ट वाला क्वेश्चन प्रूव किया है उसकी हेल्प से हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया था। मैं ये बोल रहा हूँ लास्ट में कि जैसे ये PM लाइन है, ये PQ लाइन, PS लाइन है, दिस इज टेंजेंट जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर B1 इक्वल टू 0। तो जो दो लाइंस के जो दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी कि सेकंड वाला एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। अब हम बोलें कि सिंस हमने फर्स्ट वाले लाइन को टेंजेंट बोल रखा है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो यानी कि कोई से भी पैराबोला के पॉइंट P पे अगर हम टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करें, तो वो जो टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस हैं, ये लाइंस PS और PM लाइन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती हैं। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब डायग्राम में बहुत सारी लाइंस हैं, तो तुम लोग, मैं भी कुछ एक लाइंस को हटा देता हूँ। ये ड्रॉ कर लो डायग्राम। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है। ठीक है, अब ये अपन लास्ट में जब प्रॉपर्टीज लिखेंगे ना एक साथ सारी, तो उस टाइम ये सारे स्टेटमेंट नोट करेंगे। अभी तो बस अपन उन प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन करते जा रहे हैं। प्रीवियस पेज मींस पेज नंबर 1। दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज सेकंड पेज।
हमने जो बोला कि अभी इस तरह से सिचुएशन थी कि पैराबोला के कोई से भी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये फोकस है और ये पीएम लाइन है, ये पीएस लाइन है। तो अब इसी में हम और हमने बोला था कि ये जो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर है। तो इसमें अब एक और प्रॉपर्टी क्या बन जाती है पैराबोला की, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। वो क्या है कि इफ एनी रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोकस, ये फोकस से कोई भी एक रे आ रही है, दिस बिकम्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द पैराबोला। ये पैराबोला के कोई भी एक पॉइंट पी से रिफ्लेक्ट होगी, तो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वापस से जाएगी तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, एंड दिस डायरेक्शन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है कि एनी रे, जैसे ये पैराबोला है तो इस तरह से है कि अगर पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल कई सारी रेज आ रही हैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला फोकस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो सारी की सारी रेज फोकस से पास करेंगी। तो ये है पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। और इसका लॉजिक, इसका रीजन भी वही था कि सिंस ये लाइन जो है वो टेंजेंट वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है, और अगर हम उसको मिरर मान लें तो मिरर के लिए ऐसे ही होता है कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। तो मिरर लाइन इज एंगल बाइसेक्टर। तो इन दिस केस एंगल बाइसेक्टर लाइन को हमने मिरर ले लिया। तो दिस इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। तो ये जस्ट मैं अब यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि हम नोट तो बाद में ही करेंगे सारा। So it acts like a concave mirror, right? हाँ, हाँ. अब आगे है जो हमने ऑलरेडी सर्कल में पढ़ा हुआ है, क्या, कॉर्ड ऑफ, या पहले पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या होता है पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एस, S1 एंड T? करेक्ट, S1 is equal to T square. Chord of contact is equation of chord of contact, T equals to 0. ये बता दिया मैंने, लास्ट क्लास में हो गया था क्या? पेयर ऑफ टेंजेंट, chord of contact. Can you please show previous page? प्रीवियस पेज तो ये वाला है, मैंने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वाला हटा दिया, वो भी तुम्हें नोट नहीं करना है। अच्छा ओके। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो हम जब अभी प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो उस टाइम में प्रॉपर्ली स्टेटमेंट लिखा के डायग्राम बनवाऊंगा। अभी तो मैंने बस बताया था कि यहाँ से अपन प्रूव कर सकते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट, chord of contact, इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ chord विद गिवन मिडिल पॉइंट। ये बताओ, इक्वेशन ऑफ chord विद गिवन मिडिल पॉइंट, T equal to S1। ऐसा लग रहा है बस सिद्धांत ने ही सर्कल्स को रिवाइज किया है और किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये सारी इक्वेशंस सेम हैं, इनका जो मेथड है ये मेथड भी सेम है। क्वेश्चंस जो भी होगा इन पे बेस्ड वो अपन बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने सर्कल्स में सॉल्व किया है। तो बस एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि कौन सी लाइन कौन सी है। तो जैसे यहाँ पे पैराबोला है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स तभी बनेगी जब पॉइंट आउटसाइड ऑफ द पैराबोला लाई कर रहा हो। तो मान लो ये कोई पॉइंट है जो पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है,
तो इस पॉइंट से जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं, एक ये टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट हो गई। फर्स्ट वाले टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, सेकंड वाले का पॉइंट ऑफ, हाँ ये वाला नोट कर लो, ये वाला पेज नोट कर लो, सेकंड वाले का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। तो ए बी लाइन इज chord of contact and PA and PB lines are tangents, तो उनकी combined equation is pair of tangents। ठीक है, chord with given mid point या पोलर भी सेम ही है कि कोई भी पैराबोला उसकी chord का मिड पॉइंट बता रखा है, तो ये है chord with given middle point। कंडीशंस भी सेम है कि पेयर ऑफ टेंजेंट या chord of contact के लिए पॉइंट P जो है वो कर्व के आउटसाइड लाई करना चाहिए, जैसा कि इस केस में हमने ये जो डायग्राम बना रखा है। और मिडिल पॉइंट के लिए पॉइंट P या पॉइंट M जो है वो कर्व के इनसाइड लाई करना चाहिए, और पोलार के लिए कहीं भी लाई कर जाए फर्क नहीं पड़ता, पोल जो है वो इनसाइड आउटसाइड या ऑन द कर्व कहीं भी लाई कर जाए। ऑलवेज इक्वेशन ऑफ पोलार इज T इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम मेथड सॉल्व करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इज जस्ट एक पॉइंट में वापस से रिवाइज कराया था जो अपन ने पहले डिस्कस किया था कि जब हम पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला में एस वाला एक्सप्रेशन y² माइनस 4ax लेते हैं जो इक्वल टू 0 करेंगे पैराबोला की इक्वेशन के लिए। तो S1 वाला एक्सप्रेशन y1² माइनस 4ax1 लेंगे, ठीक है। और t तो पता ही है कि y1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x1। ये तो है पैराबोला y² इक्वल टू 4ax के लिए। अगर हमें पैराबोला x² इक्वल टू 4ay की बात करनी है तो फिर हम x² माइनस 4ay को s लेंगे, यानी कि सेकंड डिग्री का टर्म पहले लेना है और लीनियर टर्म को बाद में लेना है। तो अभी s1 जो है वो बन जाएगा x1² माइनस 4ay1। ये जब अपन ने पावर ऑफ पॉइंट डिस्कस किया था तो भी अपन ने नोट कर रखा है, एक बार मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया। तो नेक्स्ट पेज पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इनसे रिलेटेड, तुम उन क्वेश्चन का आंसर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन ये नोट कर लिया ना? डन? हाँ अरे दक्ष, ये तो हमने सर्कल में पढ़ लिया ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोलर एंड टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, ऑल दीज थ्री इक्वेशंस आर टी इक्वल टू 0। बट वैसे डिफरेंस क्या है मैथमेटिकली कि टेंजेंट के लिए तो पॉइंट ऑन द कर्व लाई करना चाहिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द कर्व लाई करना चाहिए, और पोलर के लिए पोल जो है वो कहीं भी लाई कर जाए, इनसाइड आउटसाइड या ऑन द कर्व, तीनों ही सिचुएशन में पोलर टी इक्वल टू 0 से मिल जाएगा। क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ chord of contact and pair of tangents drawn from point P minus 3 comma minus 4 on parabola x² equal to 8y। तो एक बार तुम लोग s वाला एक्सप्रेशन तो हमने अभी जो डिस्कस किया था उससे लिख ही लिया। s1 बताओ कितना आ रहा है और t का एक्सप्रेशन लिखो। s1 बताओ कितना आ रहा है, नंबर आएगा ना s1 वो कितना आ रहा है।
41. T वाला expression is x(x1) is equal to -4 times y, नहीं 4 times y plus y1. फर्स्ट पार्ट तो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. तो t इक्वल टू 0 से आ जाएगा, तो हो जाएगा -3x -4 टाइम्स y -4 इक्वल टू 0, यानी कि 3x plus 4y equal to 16. Second is equation of pair of tangents. तो ये हो जाएगा S1 equal to T square. ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट. नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज find equation of chord. Sir, please show. जब नोट कर लो तो बताना. Done, sir. No, sir. Sir, wait, please. डन. Yes, sir. Equation of chord of parabola. Parabola is given as y square equal to 16s, whose middle point is 3,5. सभी लोग आंसर फाइंड करके चैट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ क्या आएगा. अभी तक आई बिलीव सभी लोगों को टी और S1
दोनों फाइंड करना आ गया होगा। एट एक्स माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 हमने बोला है। और फिर कंफर्म करो इस आंसर को। हाँ -1 आया सिद्धांत, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट हो जाएगी। अब अगर क्वेश्चन इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछे कि फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड 8x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x। जो ये वाला क्वेश्चन है, जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन लिखा है मैंने, तो आंसर भी तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि आंसर अपना 3,5 आ जाएगा। लेकिन वो आंसर फाइंड कैसे करेंगे? तो देखो, एक मेथड तो हमने लेक्चर नहीं 3 में ही किया था शायद सॉल्व, जब लाइन एंड कर्व सॉल्व किया, लाइन एंड पैराबोला सॉल्व किया था, तो हमने कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना और कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड करना, दोनों चीजें डिस्कस की थी। लेकिन इन केस ऑफ पैराबोला अगर ओनली कॉर्ड का मिड पॉइंट ही चाहिए, लेंथ नहीं चाहिए, मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ओनली मिड पॉइंट ही चाहिए, तो फिर अच्छा इन दिस केस भी ये मेथड तो लेंथ ही पड़ेगा, वो वाला मेथड ही सही है। इस वाले मेथड से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी ही होगा, बिकॉज अगर हमने मिड पॉइंट को, लेट मिड पॉइंट बी एम एच कॉमा के, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t इक्वल टू S1 से फाइंड करेंगे। t इक्वल टू S1 से इक्वेशन बन जाएगी ky इज इक्वल टू 8 टाइम्स ky माइनस 8 टाइम्स x प्लस h इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 16h। इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस बिकम्स 8x माइनस ky प्लस k स्क्वायर माइनस 8h इक्वल टू 0। और जो गिवन लाइन है वो क्या है? 5x नहीं 8x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन सेम लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर किया तो अच्छा यहाँ भी कैलकुलेशन सिंपल हो गई, बिकॉज दोनों में ही 8 आ रहा है। चलो ठीक है, तो 8/8 इज इक्वल टू माइनस k अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8h/1। देखना कंपेयर करना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 से, ये आ गया। तो अब यहां से k और h की वैल्यूज फाइंड करोगे, तो k का वैल्यू तो देखो डायरेक्टली समझ आ रहा है, यहाँ से +5 आ रहा है, और h का वैल्यू इसका यूज करने के बाद 3 आ जाएगा। तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर, एक बार यहाँ तक नोट कर लो। मेथड में हमने क्या किया
कि मिड पॉइंट जो क्वेश्चन ने फाइंड करने को बोला था उसको एच कॉमा के मान लो या x1 कॉमा y1 मान लो या अल्फा कॉमा बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। भाई मैंने एच कॉमा के मान लिया। अगर हमें मिड पॉइंट एच कॉमा के बताए तो कॉर्ड का इक्वेशन t इक्वल टू s1 से आ जाएगा, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट। तो हमने t इक्वल टू s1 से वो इक्वेशन बना ली। वो इक्वेशन ये लाइन आ रही है जिसको मैंने अभी इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया है, और क्वेश्चन ने जो कॉर्ड बोल रखी है वो इक्वेशन नंबर 2 है। और ये दोनों लाइन सिंस सेम लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो हमने a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन 24 इंस्टेड ऑफ 48, हाँ मैंने 48 लिखा क्यों था, नहीं 48 ये तो ये वाला नंबर अगर तुम बोल रहे हो ये तो 48 है, एक मिनट, ये वाला नंबर 24 बन रहा है, तो फिर वो 24 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अभी 48 ही है, बट यहां से जो 24 आएगा वो वाला 24 इस 48 से कैंसिल होने के बाद 24 बचेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है, एक बार मैं अभी आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर देता हूँ। ये लिखा था अभी अपन ने वहां पे, तो इन दोनों से तो k का वैल्यू 5 आ गया, और फर्स्ट और लास्ट को इक्वल किया तो k स्क्वायर माइनस 8h इज इक्वल टू 1। k तो 5 है, h का वैल्यू 3 आ गया, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,5 आ जाएंगे। तो एक बार ये लास्ट वाला पार्ट नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ। तो एक मेथड तो है कि हम t इक्वल टू s1 का यूज करके मिड पॉइंट फाइंड कर लें, और सेकंड मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हम x या y को एलिमिनेट करके y या x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, और उस क्वाड्रेटिक के सम ऑफ द रूट्स की हेल्प से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। ये नोट कर लिया। इसके बाद का पार्ट ये है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड 2 क्या, कि पैराबोला तो गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, और लाइन गिवन है 8x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों से अगर हमने x को एलिमिनेट किया, बिकॉज अभी x को एलिमिनेट करना ज्यादा सिंपल लग रहा है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5y माइनस 1, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स अब हम y1 y2 मान लेंगे, तो y1 प्लस y2 सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो मिड पॉइंट जो है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। तो मिड पॉइंट सम अल्फा कॉमा 10/2 का मतलब अल्फा कॉमा 5 हो जाएगा। x1 प्लस x2 अपॉन 2 को हमने कुछ अभी अल्फा बोल दिया, बट दिस पॉइंट जो कि मिड पॉइंट है कॉर्ड का लाइज ऑन कॉर्ड 8x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें सेटिस्फाई कराया तो 8 अल्फा माइनस 25 प्लस 1 इक्वल टू 0 से अल्फा का वैल्यू 3 आ रहा है। ये जो हमने पहले मेथड डिस्कस किया था वाला मेथड है। इस मेथड में क्या बोला हमने कि पहले तो x और y, जैसे ये दोनों इक्वेशंस हमें क्वेश्चन ने बता रखी थी, एक बार मेथड समझ लो फिर नोट कर लेना। एक बार देखो कि ये दोनों इक्वेशन से या तो x को या y को एलिमिनेट करके y या x में क्वाड्रेटिक बना लो। अभी हमने x को एलिमिनेट किया जिससे कि y में क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक का हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने बोला कि जो मिड पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, P वाला पॉइंट x1 y1 है एंड Q वाला पॉइंट x2 y2 है। तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा।
अगर हम मान लेते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 की वैल्यू अल्फा आती है, तो हमने यहाँ पे अल्फा एज्यूम कर लिया, और y1 प्लस y2 को tan यूज करके मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 5 आ गया। अब ये जो मिड पॉइंट है ये इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है, तो हमने इस लाइन में सेटिस्फाई करा दिया, जिससे कि हमें अल्फा की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, पॉइंट आ गया 3,5। तो ये सारा नोट कर लो। जो मैंने नोट कर लिया वो बता सकते हो कि डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, डायमीटर किसे बोलते हैं, और क्या पैराबोला का कोई डायमीटर होता है? पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ सर्कल। मिड पॉइंट ऑफ सर्कल का को तो कुछ मीनिंग हुआ नहीं, सर्कल का मिड पॉइंट तो कुछ मीनिंगलेस बात हो गई ना। या तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, chord which passes through center of circle, fixed distance between 2 points, longest chord. Okay, these all definitions are valid only for circle। और एक्चुअल में पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो कुछ अलग है। पैराबोला कोई से भी एक कर्व का हो सकता है। इन केस ऑफ सर्कल हम पैराबोला की वो जो डेफिनेशन मैं जो बताऊंगा अभी उस डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो डायमीटर है वो सेंटर से पास करता है एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड बन जाता है। ठीक है, ये तो उसकी अब एक प्रॉपर्टी होगी, लेकिन डेफिनेशन क्या है डायमीटर की। तो एक बार नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ, ये सारा नोट कर लिया सभी ने? डायमीटर किसी भी कर्व के लिए लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स is called diameter। तो इन केस ऑफ सर्कल, जैसे ये सर्कल है, हम अगर इस सर्कल की कई सारी पैरेलल कॉर्ड्स बना लें, these all are parallel chords। तो पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस इज डायमीटर। तो ये लाइन डायमीटर है, जो डायमीटर की डेफिनेशन के बाद जब हमने ड्रॉ किया तो ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। लेकिन डायमीटर तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबका हो सकता है। ये पैराबोला है। अब हमने अगर पैराबोला की पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ कर ली, ये सारी की सारी पैराबोला की पैरेलल कॉर्ड्स हैं। अब हम अगर इनके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करेंगे तो वो सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अभी अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो है ये पैराबोला का डायमीटर है, और पैराबोला का डायमीटर ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आता है। अभी अपन मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे। ठीक है, ये एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे ये इलिप्स है, तो इलिप्स की अगर हम पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करें और इन पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करें, तो ये जो मिड पॉइंट्स का लोकस है दिस इज डायमीटर ऑफ इलिप्स, और ये इलिप्स के सेंटर से पास कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन है। तो पैराबोला का डायमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल chords
of parabola y square equal to 4ax which are parallel to line y equal to mx plus c, या फिर ये बोल सकते हैं और whose slope ये जो अपने लिखा है कि विच आर पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, इसकी जगह पे ऐसे भी लगा हो सकता है कि whose slopes are m। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन ने लोकस फाइंड करने को बोला है, और अगर हम इस इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को डायमीटर की डेफिनेशन से कंपेयर करें तो क्वेश्चन ने हमें पैराबोला का डायमीटर ही फाइंड करने को बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ पैराबोला। तो अपन को लोकस फाइंड करना है। लेट मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बी एम एच कॉमा के। कॉर्ड का मिड पॉइंट हमने एच कॉमा के ले लिया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं E इक्वल टू S1 से, तो ky माइनस 2a x प्लस h इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2ah। यहां तक तो नोट कर लो और बताओ कि ये जो लाइन अपन ने लिखी है सबसे लास्ट में, इस लाइन का स्लोप कितना है। नहीं सर सर वो पैरेलल कॉर्ड स्ट्रेट भी हो सकता था ना, स्ट्रेट का मतलब लाइक 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल, डबल ऑर्डिनेट भी बन सकता है पैरेलल कॉर्ड। और डबल ऑर्डिनेट वर्ड सभी को समझ आता है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि वो कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और डबल ऑर्डिनेट वाले केस में जो मिड पॉइंट बनेगा वो एक्सिस ही बन जाएगी। जैसे ये सर्कल है, सर्कल का अभी मैंने डायग्राम में जो एक डायमीटर ये बना रखा है, लेकिन अगर हमने सर्कल की दूसरी कोई पैरेलल कॉर्ड्स ली, ये वाली कॉर्ड्स ले ली, तो इनके मिड पॉइंट से ऐसे कुछ बन जाएगा, तो ये सर्कल का दूसरा डायमीटर है। तो इस तरह से सर्कल के इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं, वैसे ही पैराबोला में भी है। अगर हमने पैराबोला की कॉर्ड्स को इस तरह से लिया तो इनके मिड पॉइंट से ये आ जाएगा, तो ये भी इस पैराबोला का डायमीटर है। कहीं और किसी और स्लोप की कॉर्ड्स लोगे तो फिर अकॉर्डिंगली डायमीटर चेंज हो जाएगा। तो सर्कल के डायमीटर्स की तो प्रॉपर्टी बन जाती है ये सारे के सारे सेंटर से पास करते हैं। पैराबोला के डायमीटर की प्रॉपर्टी बन जाती है कि सारे के सारे एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब हाँ, इस लाइन का जो स्लोप है वो 2a अपॉन के आ रहा है, सभी को समझ आ रहा है। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2a अपॉन के। तो लोकस क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2a अपॉन m आ गया, और यही हमसे क्वेश्चन ने फाइंड करने को बोला था। और y देखो 2a a कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन ने बता रखा है। तो 2a अपॉन m पूरा नंबर एक कांस्टेंट आ गया, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट बना। और जो ये लाइन होती है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन ऑलवेज y इज इक्वल टू कांस्टेंट ही होती है। तो अपने अभी ये कहा था कि पैराबोला के केस में पैराबोला का डायमीटर ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आता है। तो ये हमने लोकस फाइंड कर लिया, y इज इक्वल टू 2a अपॉन m, ये पैराबोला के डायमीटर की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सारा नोट कर लो, फिर अपन बात करते हैं आगे डायरेक्टर सर्कल की। I have a doubt. हाँ
Sir, in the formula, it should be k square minus 4ah, right? राइट. इसको 4 कर लेना सभी लोग. डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन जिनको ध्यान है बताओ. व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? डेफिनेशन ये तो इक्वेशन है इन केस ऑफ सर्कल s इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल. ठीक है, बट मैं पूछ रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है डायरेक्टर सर्कल की, या प्रॉपर्टी क्या है? लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. करेक्ट. तो यहाँ भी सेम ही है कि लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल. तो मैं ये नेक्स्ट पेज कर दूं, सबने नोट कर लिया सारा? नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टर सर्कल. ये डेफिनेशन अपन ने सर्कल्स चैप्टर में लिखी हुई है. For parabola y square equal to 4ax, its director circle is its directrix. तो हमने वहां डिस्कस भी किया था कि डायरेक्टर सर्कल जस्ट एक टर्म है. डायरेक्टर सर्कल नीड नॉट टू बी अ सर्कल. इन केस ऑफ सर्कल, इलिप्स एंड हाइपरबोला, डायरेक्टर सर्कल जो है इन कर्व्स का वो सर्कल आ जाता है. बट इन केस ऑफ पैराबोला, डायरेक्टर सर्कल एक लाइन आ रही है. तो इसका मीनिंग अब क्या हुआ? अभी हम ये प्रूव करेंगे कि डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन x प्लस ए इक्वल टू 0 कैसे आई. लेकिन अगर डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला के केस में, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, एनी पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स on the parabola are always perpendicular to each other. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन ये है कि टेंजेंट्स का परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस. लास्ट टाइम में हमने ये बोला था कि वो जो लाइन थी उसका स्लोप 2a अपॉन k आया था, और हमें स्लोप m बता रखा था क्वेश्चन ने. तो यहाँ से k इज इक्वल टू 2a अपॉन m आ गया, और हम h कॉमा k के प्लेस पे x कॉमा y लिखते हैं. अब h तो कहीं आ नहीं रहा, तो ओनली k आ रहा है. तो ये लोकस आ गया था. क्लियर है? मैं वो बना रहा हूँ.
वाई एक्सिस में नहीं बना रहा हूं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनके बीच में बन रहा है राइट एंगल। सेकंड वाली टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कुछ इस तरह से है, फर्स्ट वाले का ए है, सेकंड वाले का बी है, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट पी है जो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है। तो लोकस ऑफ पॉइंट पी डायरेक्ट्रिक्स है इन दिस केस। तो अब यहाँ पे अपन सॉल्व करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि ए वाले पॉइंट को T1 एंड बी वाले पॉइंट को T2 ले लिया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स at T1 and T2 is P A T1 T2, A T1 plus T2। ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट at A is 1/T1, slope of tangent at B is 1/T2। ठीक है, m is equal to 1/T होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A is equal to 1/T1 and slope of tangent at B is equal to 1/T2 since these two tangents are perpendicular to each other। मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, फिर वापस इस पेज पे लेके आता हूँ इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद। तो हम बोल रहे हैं कि जो ये जो टेंजेंट्स हैं, बोथ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब कि m1 m2 इक्वल टू -1 करेंगे, दैट मीन्स 1/T1 इंटू 1/T2 इक्वल टू -1 करेंगे। तो यहाँ से T1 T2 का वैल्यू -1 आ रहा है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स A T1 T2 A T1 plus T2 आए थे। तो यहाँ पे अगर हम T1 T2 की वैल्यू को -1 यूज कर लें तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स -A, A टाइम्स T1 plus T2 इस तरह से आ रहे हैं। अब सिंस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -A आ गया, तो वी कैन से दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। यही अपन को प्रूव करना था। अब एक बार ये वाला जो पेज है इस पे एक बार वापस से देखो कि हमने बोला डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन तो होता है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। और फिर हमने यहाँ पे थ्योरी वाइज पहले लिख लिया जो अपने काम की बात है कि इन केस ऑफ पैराबोला इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज इट्स डायरेक्टर सर्कल, और अगर डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि इफ वी ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स तो दीज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस है, तो टेंजेंट्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने क्या बोला सर? वो एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स होगा ना, क्या फ्रॉम tangents drawn from any point on directrix। tangents drawn from any point on directrix। फिर यहाँ पे अपन 2 बार ऑन आ रहा है तो अपन टू द पैराबोला कर लेते हैं। टू द पैराबोला आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए अपन ने क्या किया कि डायग्राम में पहले तो पैराबोला बनाया और पैराबोला पे 2 पॉइंट A और B पे टेंजेंट्स ड्रॉ की, इस तरह से ड्रॉ की कि ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फिर इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट से फिर डायरेक्ट्रिक्स को पास करा दिया। तो ये तो डायग्राम बना लिया। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए पॉइंट A और B को पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लिया। तो T1 और T2 अगर लिया है A और B को, तो T1 और T2 पे ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट इस A T1 T2 A T1 plus T2।
ठीक है, तो पॉइंट P जो है हमने जो यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये वाला पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स अभी इन टर्म्स ऑफ T1 T2 ये आ गए। लेकिन सिंस दीज टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम इनका m1 m2 -1 करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट A 1/T1 होता है, m इज इक्वल टू 1/T से। ऐसे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट B 1/T2 हो गया। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 किया है नेक्स्ट पेज पे, तो वहां से हमें T1 T2 इक्वल्स टू -1 मिल गया। अब जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स थे जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, यही वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया था। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें जब हम T1 इंटू T2 को -1 से रिप्लेस करेंगे तो फिर x कोऑर्डिनेट -a आ रहा है। तो अगर x कोऑर्डिनेट -a आ रहा है तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई, यानी कि ये वाला पॉइंट P ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ये तो जो हमने अभी डायरेक्टर सर्कल की बात की है वो प्रूव हो गया, लेकिन अब इससे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया, और वो रिजल्ट क्या है, ये T1 T2 इक्वल्स टू -1 कब होता है, एक बार बताना जरा। T1 T2 इक्वल्स टू -1 कब डिस्कस किया था अपन ने? एनीवन? हाँ, फोकल रेडियस पार्ट, फोकल रेडियस नहीं, फोकल कॉर्ड हमने डिस्कस किया था कि इफ T1 एंड T2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड देन T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो अभी ये कंप्लीट प्रॉपर्टी यानी कि T1 T2 इक्वल टू -1 का भी यूज कर लें तो फाइनली रिजल्ट क्या बनता है वो एक बार देखना। मैं डायग्राम बना रहा हूँ और फिर मैं एक बार अगर किसी को लास्ट पेज पे नोट करना होगा तो मैं लास्ट पेज शो कर दूंगा। तो ये पैराबोला है, ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है। इस डायरेक्ट्रिक्स पे हमने कोई से भी पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की, करेक्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी फोकल कॉर्ड, यही प्रॉपर्टी है। कोई से भी एक पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की तो उस पेयर ऑफ टेंजेंट की टू प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? एक प्रॉपर्टी तो है कि दीज टू टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कि जो उनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज फोकल कॉर्ड। अगर पैराबोला की एक्सिस वाली लाइन कुछ इस तरह से है तो यहाँ पे यानी कि फोकस होगा। और वापस से देख लो दोनों प्रॉपर्टीज कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स टू द पैराबोला then these two tangents are mutually perpendicular to each other and chord of contact of these two tangents is focal chord of parabola. Further, if a circle is described on AB, that is focal chord, as diameter, if a circle is described on a focal chord as diameter, then that circle will always touch the directrix of the parabola, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे राइट एंगल बन रहा है। तो ए बी को डायमीटर लेके सर्कल बनाएंगे तो वो जो सर्कल बनेगा दैट सर्कल विल ऑलवेज टच द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, एक बार ये लास्ट पेज पे अगर किसी को कुछ नोट करना है या कुछ समझना है तो बताओ। सर वो सर्कल P से पास करेगा या कोई दूसरा पॉइंट? P से ही पास करेगा और P पे ही टच करेगा। मैं भी उसका सर्कल का भी डायग्राम बना दूंगा। तो एक बार देखो इस पेज पे जो अपन ने नोट कर रखा है ये सारा कुछ क्लियर है स्टेटमेंट और डेरिवेशन में। फिर हमने डेरिवेशन यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू किया और यहाँ तक तो ये सारा डायरेक्टर सर्कल वाला डेरिवेशन हो गया। अब हमने जो डायग्राम बनाया है डायरेक्टर सर्कल दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, उसके लिए ये बोल रहे हैं हम लास्ट में कि अगर हम
एक सर्कल बना रहे हैं ए बी को डायमीटर लेके। थोड़ा मतलब डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, बट इस तरह से वो सर्कल बनेगा जो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा एट पॉइंट पी। ठीक है, ये मैं मतलब अपन सारी चीजों की डेरिवेशंस जो है वो करते जा रहे हैं, और जो भी स्टेटमेंट बनेगा ना अपन लास्ट में एक साथ लिखेंगे भी इनको, जिससे कि ये सारा एक जगह पे आ जाए। और इसलिए मैंने कहा था कि पैराबोला में बहुत ज्यादा सिमेट्री होल्ड कर दी है। अगर हमें ये सारे पॉइंट्स पता होंगे तो हम पैराबोला के क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, और उस सिचुएशन में पैराबोला हमारे लिए बहुत स्कोरिंग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें हर एक प्रॉपर्टी का डेरिवेशन करना होगा। तो एक तो डेरिवेशन करना वैसे भी टफ होता है, और दूसरा मान लो अगर अपन को आता भी है तो भी फिर एग्जाम में टाइम लगेगा डेरिवेशन करने में, और इतना टाइम अपने पास एग्जाम में होता नहीं है, तो फिर हम पैराबोला में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है डायरेक्टर सर्कल। अब इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन। Sir, हाँ, from which tangents drawn to y square equal to 8x are always perpendicular to each other. बताओ आंसर। हमने बोला -2,4। तो इसके लिए अपन डायरेक्टर सर्कल यूज करेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टर सर्कल sir, please show last slide. just 1 minute. Director circle of y square equal to 8x is x plus 2 equal to 0. तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि ऐसे कोई पैराबोला है, और क्वेश्चन ने बोला है कि 2x plus 3y equal to 8, ये लाइन कहीं पे ऐसे कुछ होगी। इस लाइन पे लाई करने वाला वो वाला पॉइंट फाइंड करो जिससे कि इस पैराबोला पे ड्रॉन टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और हमें पता है कि डायरेक्टर सर्कल पे यानी कि डायरेक्ट्रिक्स पे हम कोई सा भी पॉइंट ले लें तो उससे ड्रॉन टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन ने हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो P lies on x plus 2 equal to 0 and 2x plus 3y plus 2x plus 3y equal to 8। तो सॉल्व किया तो x का वैल्यू तो -2 आ गया, एंड x का वैल्यू -2 पुट करके y का वैल्यू 4 आ रहा है। एक बार एक लास्ट स्लाइड में शो कर रहा हूँ, फिर ये वाला पेज लेके आता हूँ।
ये नोट कर लिया? Yes, sir. So how you said tangents are perpendicular directly? Sir, we find point on direction of tangent if given, right? दक्ष, ये तो हमने जो भी लास्ट पेज पे डिस्कस किया था वही तो है। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो डायरेक्टर सर्कल है, एंड डायरेक्टर सर्कल से ड्रॉन टेंजेंट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करना चाहिए, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करना चाहिए और इस कर्व के डायरेक्टर सर्कल पे भी लाई करना चाहिए। इस कर्व का डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स है, तो हमने कहा कि पॉइंट पी इन दोनों पे ही लाई करना चाहिए, तो हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। अर्शिल, जो तुमने बोला है वो थोड़ा क्लियर करो, क्या बोलना चाह रहे हो? वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इफ गिवन, किस केस में? इफ टेंजेंट्स आर गिवन। तो डायरेक्टर सर्कल में ओनली इस टाइप का, या तो क्वेश्चन ये हमने पहले भी बोला था कि जेई के सिलेबस में डायरेक्टर सर्कल, ये जो वर्ड है वर्ड नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि अपन ने ये स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन ने ये वर्ड यूज नहीं किया डायरेक्टर सर्कल, लेकिन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्टर सर्कल। लाइक इफ वी हैव टेंजेंट इक्वेशन देन इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन डायरेक्ट्रिक्स। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर अपने पास दोनों टेंजेंट की इक्वेशंस हैं, इस वाले डायग्राम में, ये वाला डायग्राम, तो हम ए पे टेंजेंट जो है और बी पे टेंजेंट जो है, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ दीज आर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करेगा। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल हो गया, डायमीटर हो गया। अब बचा है इस चैप्टर में ओनली नॉर्मल। हमने ये कहा था ना कि सर्कल्स में और पैराबोला में जो मेन टॉपिक जो डिफरेंट है वो है नॉर्मल, और तो सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। तो एक बार हमने सिंस बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ ली हैं, तो अभी हम नॉर्मल तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम जो भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है उसका रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, और तुम लोग भी नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीक में होगी उससे पहले एक बार ये सारे पॉइंट्स जिन पे भी स्टार लगाया हुआ है उन सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पैराबोला। नॉर्मल और प्रॉपर्टीज, बस ये दो चीजें, तो नेक्स्ट क्लास में पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो अगर सर्कल देखो, अभी तक जो अपन ने बात की है, यानी कि आज लेक्चर 4 है, तो 4th लेक्चर तक सर्कल्स की तरह ही सारी सारी चीजों को अपन ने डिस्कस किया है, बस इक्वेशंस को हमने चेंज किया है और एक दो मेथड्स को चेंज किया है, जिसमें हम लाइन एंड सर्कल वाले केस में तो P इक्वल टू R, P लेस देन R से सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक बना के D चेक करना होता है। ठीक है, उसके अलावा सारी चीजें सेम है, बस डिफरेंट क्या है, नॉर्मल और नॉर्मल भी ऐसा नहीं क्योंकि बहुत लेंथी या टफ है, नहीं है, सिंपल ही है, बस अलग है। ये है पैराबोला की कंप्लीट बात। इन केस ऑफ इलिप्स हम बिल्कुल एज इट इज पैराबोला को कॉपी करेंगे, बस इक्वेशंस जो है वो दिखने में चेंज हो जाएंगी। कंसेप्ट, मेथड या जो नोटेशन के फॉर्म में इक्वेशन है कि t इक्वल टू s1 इज कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट, t इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सारा कुछ सेम रहेगा। तो इलिप्स दो, इस पैराबोला अगर पता है
तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि कोनिक सेक्शन स्कोरिंग है, बिकॉज हम सेम चीज कई बार पढ़ लेते हैं तो अपन को कंसेप्ट प्रॉपरली समझ आ जाते हैं इस चैप्टर के। नहीं मैं, हाँ मतलब जो लोग अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अभी मैं फर्दर पढ़ा नहीं रहा हूँ, ओनली अभी तक जो पढ़ा है उनका एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले तो पैराबोला का बेसिक डिस्कस किया था, वो मैं अब वापस से नहीं बता रहा हूँ, हम तो अब उसकी बात से शुरू कर लेते हैं कि पैराबोला पे पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट, हम अभी सारी बातें y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए कर रहे हैं। अच्छा मैंने शायद ये बताया नहीं है, एक बार रिवीजन से पहले एक चीज और, कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में जाने के लिए अपन ने क्या बोला था कि x एंड y को इंटरचेंज कर देंगे एंड m के प्लेस पे 1/m लिख देंगे। इसका अब यूज किस तरह से है कि अगर फर्स्ट पैराबोला में पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में, अब यहाँ पे क्या है इसका रिवीजन भी हो जाएगा, 80 स्क्वायर 280 है, तो इन दिस केस पॉइंट 280 80 स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट पैराबोला में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग t1 एंड t2 is 2x minus t1 plus t2y plus 2a t1 t2 equals to 0। तो इन दिस केस इक्वेशन हो जाएगी 2y minus t1 plus t2x plus 2a t1 t2 equals to 0। पैराबोला के केस में टेंजेंट की इक्वेशन ty is equal to x plus 80 स्क्वायर है, तो यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन tx is equal to y plus 80 स्क्वायर हो जाएगी। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट इस y is equal to mx plus a by m, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट इस x is equal to 1/my plus am, तो m के प्लेस पे 1/m भी रिप्लेस किया। पैराबोला के केस में लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 4/m स्क्वायर रूट ओवर a into 1 plus m square a minus cm, तो in this case length of chord 4 into m square root over a into 1 plus 1 by m square into a minus c upon m, m के प्लेस पे 1/m हमने रिप्लेस किया है। हाँ इसीलिए तो अपन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ओनली यही डिस्कस कर रहे हैं, हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पढ़ना ही नहीं है। बट और जेई भी मेनली तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के इक्वेशन पूछता है, लेकिन बाय चांस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का यूज करवा रहा है किसी क्वेश्चन में, तो हम इस मेथड से कर लेंगे। ये जो हमने यहाँ पे ये मेथड नोट कर रखा है, इस मेथड से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ पोलार, ये सारा की सारा तो सर्कल, कोई सा भी पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला सब में ही सेम है, यानी कि सेकंड डिग्री कर्व हर एक के लिए सेम है। अगर क्वेश्चन थर्ड पैराबोला की बात कर रहा है तो ओनली फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए x के प्लेस पे -x या फिर a के प्लेस पे -a रिप्लेस कर दो। और जैसे कि फर्स्ट से अगर अपन को थर्ड में जाना है तो टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म क्या बन जाएगी, y इक्वल टू mx माइनस a अपॉन m। पैरामेट्रिक फॉर्म को हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, तो -80 स्क्वायर नहीं, -4ax वाले के लिए -80 स्क्वायर -280 ये बोल सकते हैं। तो हमने a की जगह पे -a रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये तो है ये वाले सारे चेंजेस। अब हम बात कर रहे हैं ओनली y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए अपन ने रिजल्ट्स कई सारे क्या क्या बना रखे हैं। एक बना रखा है कि अगर t1 t2 इज इक्वल टू -1 है तो t1 t2 को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो फोकल कॉर्ड होगी। सेकंड कि पॉइंट t पे अगर हमने फोकल कॉर्ड ड्रॉ की है
तो उसकी जो लेंथ है वो a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर आ जाती है। थर्ड कि इफ t1 t2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k है, then chord joining t1 and t2 always passes through a fixed point, and that fixed point is minus ak comma 0. Fourth, for focal chord psq, 1 upon ps plus 1 upon qs is equal to 1 upon a. ये तो सारी बातें हैं कॉर्ड से रिलेटेड, ठीक है। फिर हमने टेंजेंट की बात की। टेंजेंट में प्रॉपर्टी पोर्शन ऑफ सेगमेंट, पोर्शन ऑफ टेंजेंट, नहीं ये तुम्हें नोट नहीं करना है, ये तो अपन ने ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पेयर। अच्छा एक चीज करना, जब अपना चैप्टर नेक्स्ट क्लास के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेना तुम लोग। शॉर्ट नोट्स में क्या कि सारे थ्योरी वाले पॉइंट्स एक जगह पे और सारे जो रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं वो एक जगह पे नोट कर लेना, जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बार बार लिखोगे तो वो चीज याद भी हो जाएगी, और फिर एग्जाम के टाइम पे उनको रिवाइज करने से भी इस चैप्टर का क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स always subtends right angle at focus. हाँ बोलो दक्ष। सर वो जो डायरेक्टर्स सर्कल वाला पार्ट है ना सर, वो उसमें आपने पहले स्टेटमेंट लिखाया, उसके बाद अब मुझे समझा नहीं आपने वो डायरेक्टली कैसे लिख दिया, बोथ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टेटमेंट हम वही तो प्रूफ कर रहे थे। ऐसा तो बोल रहे हो? नहीं ये तो अपन मतलब ये अपन ने यूं समझ लो कि जो क्वेश्चन ने बोल रखा है स्टेटमेंट वो एज्यूम कर लिया और वो फर्दर चेक कर लिया कि वो सही है कि रॉन्ग है। अगर हम जो मतलब क्वेश्चन ने जो प्रूव करने को बोला है, अगर हम वो चीज डायरेक्टली भी प्रूव करेंगे ना तो वो भी अपन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि एच कॉमा के पॉइंट का लोकस चाहिए अपन को किसी मतलब डायरेक्टर सर्कल की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो हमने उन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट को एच कॉमा के मान लिया, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम है, ये वाली लाइन को एच कॉमा के से पास कराया, एम में क्वाड्रेटिक बनाई, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स m1 और m2 होंगे। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि दीज टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब कि m1 m2 का वैल्यू -1 होना चाहिए, और m1 इंटू m2 की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कितनी आ रही है, a अपॉन h आ रही, तो a अपॉन h इज इक्वल टू -1 आ गया, तो यहाँ से h इज इक्वल टू -a, तो लोकस x प्लस a इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं अपन। सर नहीं, मेरा डाउट है, हम लिख रहे थे ना 1/t1 बाय 1/t2 इक्वल्स -1, वो हम डायरेक्ट लिख रहे थे ना, हमें नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो हम दो मेथड से इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। एक तो हम ये प्रूव कर लें कि इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if tangent t1 is perpendicular to tangent t2, then their intersection point lies on डायरेक्ट्रिक्स। या तो हम ये प्रूव कर लें या फिर इसका रिवर्स प्रूव कर लें कि अगर कोई पॉइंट है उससे हम अगर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं और these tangents are perpendicular to each other, then locus of that point is directrix। तो जो हमने पहले मेथड लिया था, ये वाला मेथड जो हमने नोट किया हुआ है, तो यहाँ तो हमने क्या है कि तो हमें दो कंडीशंस दी हुई है, हमें उसमें से एक पहले चूज करके दूसरा हम प्रूव कर रहे हैं। तो हमने स्टेटमेंट लिखा था कि लाइक
tangent drawn from any point on directrix to parabola always perpendicular to each other, आपने उसका कॉन्वर्स प्रूव कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, इन दिस केस इफ P then Q, अगर हमें ये वाला स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं तो इन दिस केस कन्वर्स भी ट्रू है कि इफ Q then P, और तुमने भी सही बोला है कि हमने लिखा तो एक्चुअल में ये है और प्रूव इसको किया है नीचे वाले को, लेकिन इन दिस केस दोनों ही सही बातें हैं। ठीक है, यस सर। और जो आप स्टेटमेंट मतलब आप जो अभी मेथड आपने पहले बताया वो वाला, उसका मतलब जो हमने जो किया उसका ऑपोजिट है वैसे, हाँ कि हम बोलेगी कि डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट लेगी और फिर हम परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे। हेलो, इसमें जो जो अपन ने नोट किया है वो डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट वाले तो नोट किया है शायद, क्या नोट किया था अपन ने? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा ठीक है, ओके, मैंने फिर ये वाला भी वही चीज वही मेथड वापस से बता दिया है, लेकिन ये दूसरे फॉर्म में। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट ले रहे हैं, तुम्हारा डाउट अब ये, अब मुझे समझ आया तुम्हारा डाउट एग्जैक्टली क्या है। तुम ये कह रहे हो कि हमने जो स्टेटमेंट लिखा है हम एग्जैक्टली उसी स्टेटमेंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स कैन बी टेकन एज माइनस ए कॉमा बीटा। यस सर। इस डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो टेंजेंट की इक्वेशन तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होगी, और ये इस पॉइंट से पास कराओगे तो ये बीटा इज इक्वल टू माइनस एम ए प्लस ए बाई एम, ये बन रही है। इससे हमने क्वाड्रेटिक बनाई तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है ए एम स्क्वायर प्लस बीटा एम माइनस ए इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स m1 और m2 हैं। तो देखो m1 इंटू एम2 की वैल्यू -1 आ रही है, यस यानी कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, ओके सर, अंडरस्टूड सर। और उसके ऊपर एक लोकस वाला हम क्वेश्चन किए थे ना, उसमें हम जो लोकस निकाले दैट इज तो फॉर द कॉर्ड, नो दैट इज नॉट फॉर द डायमीटर। हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाला हमने, फिर स्लोप नहीं ऑफ कॉर्ड निकाल दिया। नहीं 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 नहीं, हमने एक बार मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ। क्वेश्चन है, देखो इस वाले क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक पैराबोला, इस पैराबोला के उन सारी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिनका स्लोप m है। तो मान लो m स्लोप की कई सारी कॉर्ड्स ये हो गई, ये सारी की सारी कॉर्ड्स का स्लोप m है, तो हमें इनके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो हमने मिड पॉइंट को h, k एज्यूम कर रखा है, ठीक है। यस सर। फिर हमने कॉर्ड की इक्वेशन लिखी, तो कौन सी कॉर्ड की इक्वेशन आएगी? इस वाली कॉर्ड की इक्वेशन आएगी। इस Yes. कॉर्ड का स्लोप इक्वल टू m किया तो ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में हमने फिर लास्ट में जो लिखा है वो क्या करा है, एच के का लोकस फाइंड किया। तो लोकस तो इसी पॉइंट का फाइंड किया है, और ये वाली कॉर्ड अगर आएगी तो ये पॉइंट, मतलब कि अगर कॉर्ड को हम ये वाला यूज करेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये यूज करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो हमें ये वाला लोकस मिल गया। ठीक है, एच कॉमा के जहां मूव कर रहा है, जहां जिस पाथ को ट्रेस कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन मिल गई अपन को। लाइक हमने पहले स्लोप निकाला, वो जो ब्लैक वाला कॉर्ड है, फिर हमने फिर स्लोप से हमने जब y लिखा, y इक्वल्स 2a/m, वो तो उस पॉइंट का लाइक y नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ना, वो लाइन कैसे आ रही है? y इज इक्वल टू 2 अगर तुमसे बोला जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो y इक्वल टू 2 लाइन ही तो होती है ये वाली लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट, इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो अगर हमारा y इज इक्वल टू एक नंबर आ गया तो वो लाइन, ये वाली लाइन बन गई कि इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2a/m हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो जो m पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 2a/m है, और बाकी सारे पॉइंट्स का भी वही हो जाएगा क्योंकि मतलब बाकी सारे का मतलब इस लाइन पे लाई करने वाले बाकी सारे पॉइंट्स का। अच्छा, ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट always lies on tangent at vertex and reflection of focus on any tangent lies at its directrix. फिर हमने बोला कि पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल इज डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि पैराबोला पे 3 पॉइंट्स और उनके टेंजेंट से जो ट्रायंगल बन रहा है ABC PQR, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो इस तरह से अपन ने कई सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। और उसके अलावा जो हमने आज डिस्कस किया कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज T इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज SS1 इक्वल टू T स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट इज T इक्वल टू S1 एंड इक्वेशन ऑफ पोलर इज T इक्वल टू 0। तो ये तो सारे कर्व्स के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने अभी तक डिस्कस कर लिया। अब नॉर्मल बचा है, मेरे ख्याल से वो नॉर्मल वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में 1 आवर में हो जाएगा और लास्ट 1 आवर में इजीली प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क जो मैंने कल बताया था उतना ही कर लेना। अपन जो मंडे को डाउट क्लास होगी अपनी, उसमें वो होमवर्क डिस्कस करेंगे। परसेंटाइल एंड परसेंटेज। परसेंटेज तो 100, मतलब कि अगर किसी पेपर में 100, कोई पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें जितने मार्क्स आए तुम्हारे वो परसेंटेज हो जाएगा सीधे सीधे। परसेंटाइल क्या होता है कि अगर उस पेपर को 100 लोगों ने दिया तो तुम, और मान लो टॉपर के मार्क्स मान लेते हैं 75 आए हैं, उसके बाद किसी के 73 आए हैं, किसी के 72 आए, ऐसे है। तो जो टॉपर है उसका 100 परसेंटाइल है, यानी कि इसके रेफरेंस से अपन लेंगे। तो अगर मान लो इस एग्जाम को, जो परसेंटाइल वाला केस है, इस एग्जाम को मान लो 200 लोगों ने दिया था, या मैं बोल दूं 500 लोगों ने दिया था, और इसमें से तुम्हारी रैंक मान लो 5th है, तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल है। जिसकी रैंक फर्स्ट है, 6 वाले की बोलनी चाहिए, जिसकी रैंक फर्स्ट है उसका 100 परसेंटाइल है। तो परसेंट का मतलब होता है कितने परसेंट स्टूडेंट्स तुमसे पीछे हैं, मतलब तुम्हारे बाद हैं। इनका क्राइटेरिया है, अगर सेम मार्क्स हैं तो भी जो पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से तीनों में जो टफेस्ट पेपर होता है, जिसका कट ऑफ सबसे कम जाता है, उसके मार्क्स को प्रेफर करते हैं। जैसे मान लो कोई भी 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और बी। फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स मान लेते हैं कुछ 30, 20, 40 यानी कि 90 है। सेकंड के मार्क्स जो हैं वो 35, 25 कितना हो गया 30, तो इसका स्कोर भी 90 है। और ये मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मार्क्स हैं। तो फिर ए और बी में से किसका रैंक बेटर होगा, कि अब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में से जो सबसे टफ पेपर होता है, जो जनरली मैथ्स ही होता है, तो मैथ्स का स्कोर देखेंगे, और जिसका मैथ्स का स्कोर बेटर है उसको बेटर रैंक मिलेगी और इसको बाद वाली रैंक मिलेगी, सेम मार्क्स के, सेम टोटल के बाद भी। इसलिए अपन बोलते हैं ना कि मैथ्स में सेम मार्क्स पे 100, 200, 300 रैंक डिफर कर सकती हैं। वो इसीलिए है कि अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका स्कोर सेम आता है, लेकिन फिर उनके मैथ्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर मान लो कोई 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैथ्स का मार्क्स भी सेम है, तो फिर इन दोनों के हम फिजिक्स के मार्क्स कंसिडर करते हैं। फिजिक्स का मतलब मेरा ये है कि जो सेकंड टफेस्ट सब्जेक्ट है तीनों में से, उसके मार्क्स।
और अगर तीनों ही मार्क्स सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही मार्क्स सेम आ गए बाय चांस, जो रेयरली होता है, तो फिर उनकी एज के अकॉर्डिंग रैंक को डिसाइड करते हैं। नहीं हर्षिल, अगर तुम जेई मेंस के पेपर को समझो तो 100+ मार्क्स लाना बहुत टफ नहीं होता, लेकिन उसके लिए पेपर को समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। पेपर को समझने का मतलब क्या है कि हमें कंसेप्ट के डिटेल में, डेरिवेशन में ज्यादा नहीं जाना है। हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ाएंगे। अगर तुम्हारे स्कूल वगैरह में कहीं काम आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना, मैंने वहां पे एक इंडक्शन का एक लेक्चर डाला हुआ है, अदरवाइज तुम्हें बाद में पढ़ाया जाएगा। मैं बोल रहा था कि अगर तुम्हें पेपर को समझने का मतलब होता है कि जेई मेंस के लिए हमें फॉर्मूले का डेरिवेशन या फॉर्मूले की डिटेल में ज्यादा नहीं जाना है, वो एडवांस का काम है। लेकिन मेंस के लिए अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ये पता होना चाहिए, और क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें ये चीज आनी चाहिए मेन। तो 100% मार्क्स आ जाते हैं जेई मेंस में। तो लास्ट फ्यू ईयर्स से पेपर इतना सिंपल बना रहे हैं लोग कि 100% मार्क्स आ जाते हैं। 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए हुए हैं। हाँ हाँ, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुमने एडवांस पूछा था क्या पहले? एडवांस में 100% मार्क्स नहीं आते, मेंस में ही आते हैं 100% मार्क्स। एडवांस में तो मतलब ऑलमोस्ट 100% मार्क्स फिर भी आ जाते हैं। मेरे को जहां तक ध्यान है 360 का अगर शायद पेपर था एक साल कभी, तो 340 कुछ तक स्कोर गया था। तो 2-3 क्वेश्चंस तो रॉन्ग हो ही जाते हैं कुछ भी रीजन से, मान लो। हाँ हर्षिल, बिल्कुल सही बात है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि 100+ स्कोर है तो अच्छा, लेकिन स्टिल ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि उसको लाना मुश्किल है। उसके लिए हमें मेहनत और थोड़ी सी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, कि हमें टाइम सेविंग टेक्निक्स आनी चाहिए। एग्जाम में किसी क्वेश्चन में उलझे नहीं, क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कम से कम टाइम में विदाउट एनी मिस्टेक सॉल्व करें। ये चीज आनी चाहिए। और ये चीज कैसे आएगी, जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम में भी क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करने की हैबिट डालें। और अगर पॉसिबल है तो गिवन टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। रिवीजन के टाइम पे तो तुम्हें टाइम का मैनेजमेंट करना ही करना चाहिए। So how to score full marks in MST CET in the same like JEE? हाँ बिल्कुल, ये वाले सारे एग्जाम्स लाइक जेई मेंस ही हैं। सर जैसे अगर मेरा परसेंटाइल 45 है तो तुमसे आईआईटी मिलेगा क्या? आलोक, परसेंटाइल वाला सिस्टम ओनली जेई मेंस में है। आईआईटी के लिए तो वहां पे अभी भी रैंक ही है। और 45 अगर जेई मेंस की अगर हम बात करें तो एनआईटी जो मिलता है वो 98 या अबव परसेंटाइल तक ही मिलता है। 98 के बाद भी मिलता है, मतलब 98 से कम में भी मिल जाता है, लेकिन वो ब्रांच वगैरह या कॉलेज वगैरह बहुत अच्छे नहीं होते। तो जो गुड कॉलेजेस एंड ब्रांचेस हैं उनके लिए तो 98 एंड अबव परसेंटाइल चाहिए। और परसेंटाइल का मतलब 98% का मतलब कि 98% स्टूडेंट्स तुमसे पीछे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर ईयर में जेई मेंस का एग्जाम 10 लाख स्टूडेंट्स ने दिया, 10 लाख स्टूडेंट्स ने, ठीक है, और तुम्हारा स्कोर आया 99 परसेंटाइल। इसका मतलब कि तुम्हारी जो रैंक होगी ना वो 10,000 रैंक होगी। 10 lakhs का 1% इज 10,000। तो अगर तुम्हारा रिजल्ट 99 परसेंटाइल आया है तो इसका मतलब कि तुम्हारी रैंक एब्सोल्यूट टर्म्स में 10,000 होगी। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि 98%, यानी कि अगर 20,000 तक की रैंक भी आएगी ना तो भी अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल सकती है। उसके बाद जैसे जैसे डाउन होगी रैंक, फिर वही है कि कॉलेज और रैंक थोड़ा थोड़ा बेकार होता जाएगा। तो चलो अपन फिर ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मंडे को होमवर्क जरूर कर लेना मंडे तक, ठीक है।
ओके चलो बाय।